नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यन्न इस वक्त अपने सेंस में नहीं था। सत्यम जल्दी से अव्यन्न को धक्का देता है। गोली उसके कंधे को छूकर निकल जाती है, पर उसकी नजर उस आदमी के जाती हुई गाड़ी पे ही थी। सत्यम अव्यन्न को झांझोड़ते हुए बोला, आप पागल हो गए हैं? अव्यन्न, गोली लगी है आपको, चलिए हमारे साथ। अव्यन्न गुस्से से सत्यम को धक्का देते हुए बोला, आप दूर रहिए सत्यम मेरी दक्षा से। उसे पाने का ख्वाब में भी मत सोचिएगा। वो मेरे नाम लिख दी गई है, इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए। हम ऐसे ही आपको या किसी को भी उसकी तरफ आंख उठा के देखने का भी मौका नहीं देंगे, जान से मार देंगे। अगर अगली बार आप उनके आसपास भी दिखे हमें तो। सत्यम शौक होकर बस अव्यन्न को घूरे जा रहा था। उसने जो कावेरी और दक्षा के मुंह से सुना, यहां उसके बिल्कुल उल्टा दिख रहा था उसे। राणा अव्यन्न को अपने साथ ले जाते हुए बोला, हुकुम चलिए, घर से फोन आ रही है। रानी सा की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी होगी, किसी को भी उनके आसपास आने नहीं देंगे। प्रेजेंट टाइम। कावेरी दरवाजे पे खड़ी हैरानी से सत्यम को देखते हुए बोली, कुछ तो है जो सत्यम छुपा रहे हैं, पर क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया? कल सत्यम पूरा ही बदल गए। जिसकी आंखों में कल तक दक्षा के लिए चाहत थी, उसे अव्यन्न से दूर करने का जुनून था, वो आज ऐसे बदल गया। हमें पता करना ही होगा, पर कैसे करे सत्यम? इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे, हमें पता है। शेखावत भवन, अव्यन्न का कमरा। दक्षा फ्रेश होकर शॉवर लेकर अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है बाहर आने के लिए, तभी अव्यन्न की हल्की आवाज से उसकी धड़कनें डर से तेज हो जाती है। वो धीरे से मुड़ के देखती है। अव्यन्न अपने पेट के बल आधे मुंह लेटा नींद में ही अपने सिर को पकड़े बोला, माई हेड्स बर्स्टिंग। दक्षा अपने कदम कमरे से नहीं निकाल पाई। वो समझ गई, शायद अव्यन्न पूरी रात नहीं सोया था। वो धीरे कदमों से उसके सिर के पास बैठते हुए उसके सिर को दबाते हुए बोली, सिर, आप बेवजह नाराज हैं मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे पता है आपसे दूर जाने की जिद मेरी सबसे बड़ी गलती है। पर मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है आपके गुस्से से। आपसे आपकी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। पर अब मैं समझ गई शायद मुझे क्या करना है। अव्यन्न को थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। वो अपना सिर दक्षा के गोद में ठीक से रखता है। उसका चेहरा दक्षा के पेट की तरफ था। अपने दुपट्टे के ऊपर से दक्षा उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी, जिससे दक्षा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। दक्षा ने आज खुद में एक नए एहसास का महसूस किया था। उसे आज की सुबह और अव्यन्न का अपने पास होना अलग फील दे रहा था। अचानक अव्यन्न की आंख खुली। दक्षा बस नहा के निकली थी। उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। उसके बालों से अब तक पानी टपक रहा था। अव्यन्न उसकी फ्रेश खुशबू से वाकिफ था। वो झट से उठ के बैठता है, पर खामोश हो जाता है दक्षा को देखकर। दक्षा पिकॉक कॉलर का लहंगा पहने किसी तरह अपने सीने में दुपट्टे को रखे उसके सामने बैठी थी। उसके लंबे बाल खुले और गिले थे, जिसे उसने सामने कर रखा था। दक्षा खुद किसी मोरनी से कम नहीं लग रही थी। अव्यन्न का गुस्सा गायब हो गया। अव्यन्न धीरे से बोला, तुम यहां कैसे आई? दक्षा अपनी आंखें धीरे से खोलकर अव्यन्न को देखते हुए बोली, जाने ही वाली थी, पर आपके सिर में दर्द तो मैं। अव्यन्न उसके हिलते होठों को देख रहा था। अव्यन्न का गला उसे इस तरह देखकर सूखने लगा था। वो सख्त नजरों से उसे देखते हुए बोला, नहीं है, अब दर्द, जाओ यहां से, दूर रहो मुझसे। अब वही करूंगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। दक्षा की आंखें नम हो जाती हैं। वो नजरें नीचे करते हुए बोली, सिर, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अव्यन्न झल्ला के बोला, नहीं सुनना, अब तुम्हारा कोई झूठ निकलो। मेरे कमरे से कहते हुए अव्यन्न दक्षा की कलाई पकड़ के उसे बेड से नीचे पुश करता है। दक्षा रोते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। दक्षा अपने आंसू साफ करते हुए कॉरिडोर से चलते हुए सीढ़ियों के पास आती है। तभी आन्या उसके सामने आते हुए बोली, भाभी सा कैसी है आप? दक्षा मुस्कुरा के बोली, ठीक हूं, तुम यहां कैसे? आन्या जल्दी से दक्षा को अपने और आध्या के रूम में लाकर दरवाजा बंद करते हुए बोली, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या भाईसा ने आपको कमरे से निकाल दिया है? दक्षा शॉक होकर उसे देखते हुए बोली, हाँ, तुम्हें कैसे पता? आन्या दक्षा के गालों पे हाथ रखते हुए बोली, मैं तेल लेकर आ रही थी भाईसा के कमरे में, तब उनकी आवाज सुनी मैंने। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, इसमें नया क्या है आन्या?
छोड़िए, मैं मना लूंगी उन्हें हमेशा की तरह। पर तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या? अन्या मुस्कुरा के बोली। सब कुछ करूंगी, बस बताओ आप। दक्षा उसे कुछ बताती है। अन्या पूरी बात सुनकर कमरे से निकल जाती है। कुछ देर में वो अपने हाथों में कुछ किताबें छुपाए आती है। दक्षा खुशी से उसे देखकर जल्दी से वो बुक लेती है। कुछ देर के मेहनत के बाद दक्षा हैरान होकर बोली, छियान्या, ये किताबें कहां मिली तुम्हें? ये कौन सा तरीका है अपने पति को मनाने का? आन्या हैरानी से बोली, मुझे क्या पता ना, मैंने बुक पढ़ी है, ना ही मेरा पति है भाभिसा। दक्षा कुछ सोचते हुए है बोली, क्या इन्हीं किताबों की वजह से ताउसा ताइसा से इतना प्यार करते हैं? इसका मतलब ताइसा ये गंदे किताबें पढ़ती अचानक कमरे में आध्या आती है, जिसे देखकर दक्षा किताबें अपने पल्लू में छुपाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। शाम का वक्त। इधर अव्यान अनंत के कमरे में बैठा अपनी पट्टी चेंज करवा रहा था। अनंत उससे थोड़ा नाराज था, इसीलिए चुपचाप अपना काम कर रहा था, पर उसे घूरते हुए। अव्यान झल्ला के बोला, तेरे ऐसे घूरने से अच्छा हॉस्पिटल चला जाता मैं। अनंत उसके घाव में कॉटन जोर से रब करते हुए बोला, हाँ, फिर मुझे मेरी फीस देकर जाना, सुबह की और अब भी की। यू नो वेरी वेल हाउ एक्सपेंसिव आई एम एल अव्यान। एक लात अनंत के पैर पर मारते हुए बोला, बकवास बंद कर, भाई मेरा है, पर दक्षा का वाकिल बना हुआ है। अनंत उसकी पट्टी पूरी करते हुए उसके पास बैठते हुए बोला, मुझसे नहीं देखा जाता उसकी ये हालत। यार मुझे पता है बिन मां बाप के औलादों का दर्द। अव्यान धीरे से अनंत को देखते हुए बोला, मैं कोई हिटलर नहीं हूं यार, उसकी हरकतें मुझे स्ट्रिक्ट होने पे मजबूर करती है। मैं खुद परेशान हूं उसे इधर उधर ऐसे भटकता देखकर। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है जब उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है। अनंत हैरान होते हुए बोला, ओह डायलोजिस ब्रदर, पर हिल्टल ही है तू। उसका प्रोफेसर होकर नहीं, उसका पति बनके, उसका मेंटोर बनकर सोच, फिर वो तुझे गलत नहीं लगेगी, मासूम लगेगी। बिन माँ बाप के वो नासमझ बच्ची जिसे जो जैसा कहे वो करने के लिए राजी हो जाती है। उसे हैंडल करना सीख अव्यान, कंट्रोल करना नहीं। अव्यान झल्ला के बोला, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है अनंत, जिसे जो कहां जाए करेगी। वो एक पल के लिए भी नहीं समझी पाई। वो उसकी मदद नहीं इस्तेमाल कर रही है। अगर उस दिन रात को मैं उसे कॉल पे बात करता हुआ नहीं सुनता, फिर तो वो तलाक के पेपर मेरे मुंह पे मारती आज। अनंत हंसते हुए बोला, और तू तो ये सब होने देता जैसे। उन्हें क्या पता, उनके आगे राजस्थान का नेक्स्ट हुकुम सा खड़े हैं, दक्षा की ढाल बनकर। पर तू उसे हैंडल तो कर लेता है, पर हर्ट करके, जो बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके पास कोई नहीं है जो उसे प्यार करे, समझाए। वो पूरी तरह तुझ पे डिपेंड है। तू कैसे उसे डांट सकता है, गुस्सा कर सकता है उस पे? वो किसी छोटी बच्ची की तरह तेरे आगे पीछे घूमती है, तेरे अटेंशन के लिए। मे बी शी फील फॉर यू, फॉल फॉर यू, जो उसके लिए समझना फिलहाल मुश्किल है। काफी छोटी है वो। अव्यन कुछ सोचते हुए बोला, मैं उसकी फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता हूं। छोटा सा दिल है उसका, उस पे खरोच भी देने से डर लगता है मुझे। पता ही नहीं चला इन 4 महीनों में कब उसके इतने करीब आ गया मैं। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। अब तो चीजें बिखर चुकी हैं, मुझे समेटना होगा सब कुछ पहले जैसा। अनंत उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, मुझसे प्रॉमिस कर, अब तू उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। अव्यन अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मैं अब दूसरा रास्ता आजमाऊंगा उसे कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई। फिलहाल जाना होगा, वरना पूरे घर को सिर पे उठा लेगी। वो मुझे नहीं देखेगी तो उसे तेरा प्लान भी तो पूरा करना है। अनंत हंसते हुए बोला, FK यार, मैंने उसे समझाया था, बस बाकी सब उसके इडियट दिमाग का काम है, और उस आन्या का भी। अव्यन का कमरा। अव्यन कमरे में आता है। उसे पहले ही एहसास हो गया था दक्षा कमरे है। अव्यन उसे अपनी मौजूदगी समझने नहीं देता और सीधा चेंज करने चला जाता है। अव्यन चेंज करके आता है और अपना लैपटॉप लेकर बेड पे बैठ जाता है। दक्षा उसके स्टडी से आती है और बेड के पास खड़ी हो जाती है। अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम दोबारा आ गई दक्षा, मैंने कहा था ना। दक्षा उसकी बात बीच में काटते हुए बेड पे बैठते हुए बोली, सिर आप भूल गए क्या, या आपकी मेमोरी उम्र के साथ वीक हो रही है? अव्यन उसे सवालिया नजरों से देखता है तो दक्षा कहती है, सिर मैं आपकी बीवी हूं, आप पे, आपके हर चीज पे, यहां तक इस कमरे में भी मेरा बराबर हक है, तो मैं यहां आ सकती हूं। बार बार मत पूछा कीजिए क्यों आ गई। अव्यन बेड से नीचे आते हुए बोला, ठीक है तुम रहो फिर अपने कमरे में, मैं चला तुमसे दूर।
दक्षा जल्दी से बोली। उसकी जरूरत नहीं है सिर, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूं। अव्यन अपने मन ही मन खुश हुआ। दक्षा इतनी जल्दी कैसे मान गई, पर उसका अंदाजा गलत निकला। दक्षा एक पिल्लो उठाते हुए बोली, आप अपने कमरे में अपने बेड पे आराम से लेटिए, मैं कहीं और सो जाऊंगी। अव्यन खुश होकर अपने बेड में दोबारा बैठ जाता है, पर उसकी आंखें दक्षा को बालकनी की तरफ जाता हुआ देखकर चौड़ी हो जाती है। अव्यन अपना सिर पिटते हुए बोला, WTF, ये लड़की कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, या फिर अनंत। I'll kill you for sure। दक्षा बालकनी के गद्दे टाइप कालीन में पिल्लो रखकर लेट जाती है। उसने अपना दुपट्टा सीने से एक साइड कर दिया था। उसकी पीठ अव्यन के तरफ थी, उसके बाल जमीन को छू रही थी। उसकी ऑलमोस्ट खुली पीठ अव्यन के आंखों के सामने थी। उसकी ब्लाउज डोरियों में बंधी थी, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ ज्यादा दिख रही थी। अव्यन बेचारगी से उसे देखता है, क्योंकि वो उसके प्लान के उल्टा जा रही थी। दक्षा की आंखें बंद थी। रात की ठंडी हवा उसके खुले बदन को छूटे हुए उसके अंदर एक सिहरन पैदा कर रही थी। दक्षा खुद को हक करते हुए एक गहरी सांस लेती है, पर अगले ही पल उसे अपने पीछे अव्यन के होने का एहसास होता है। पर दक्षा उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही लेटी रही। दक्षा अव्यन के गर्म हाथों को अपने कमर से होते हुए पेट तक आते हुए महसूस करती है, पर दक्षा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अव्यन दक्षा को अपने थोड़े करीब करते हुए अपना चीन उसके कंधे पे रखता है। दक्षा धीरे से अपना सिर मोड़ने की कोशिश करती है। अव्यन उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में देखूंगा तो बह जाऊंगा मैं, और मुझे इस बार नहीं माननी तुम्हारी बातें। दक्षा उसके बात पे मुस्कुराते हुए उसके और करीब जाती है। अव्यन उसे और ज्यादा काशके पकड़ता है। दक्षा अव्यन के हाथों में उभरे हुए नशों को अपने उंगली से टच करते हुए बोली, सिर इस बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। अव्यन बस हम्म में जवाब देता है। दक्षा सिर को हल्का मोड़ के बोली, सिर बोलिए, कुछ हम क्या होता है। अव्यन धीरे से दक्षा के पीठ पे किस करते हुए बोला, नींद आ रही है, मुझे सोना है। दक्षा झट से मुड़ के अव्यन के सीने में सिर छुपाते हुए उसे जकड़ते हुए बोली, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझसे बातें करो प्लीज, कल से आपने मुझसे बात नहीं की है। अव्यन उसे जकड़ते हुए बोला, इतना बोलती हो फिर भी थकती नहीं हो। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आपसे तो जिंदगी भर भी बातें कर लूं, फिर भी नहीं खत्म होगी बातें। अव्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा उसके हाथों को अपने ब्लाउज के डोरी के साथ उलझते हुए महसूस करती है। अव्यन की उंगलियां दक्षा के खुले पीठ को छू रहे थे। दक्षा को अजीब लग रहा था। उसके पीरियड से अब तक अव्यन उसके ज्यादा करीब नहीं आया था, पर आज दोनों काफी ज्यादा करीब थे। दक्षा अपनी धड़कने को कंट्रोल करते हुए बोली, आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे सिर? अगर आपने मुझसे बात नहीं की, मैं पक्का देव के साथ चली जाऊंगी। अव्यन झट से दक्षा के बालों को मुट्ठी में लेते हुए उसके चेहरे को ऊपर करते हुए अपने चेहरे के थोड़े करीब लाते हुए बोला, तुम्हारा देव कभी यहां नहीं आएगा फिर। दक्षा नम आंखों से अव्यन को देखने लगती है। अव्यन जल्दी से उसके बालों को छोड़ देता है। दक्षा अपना चेहरा अव्यन के सीने में रब करते हुए बोली, सिर, आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी यहां रुककर। मारा। दक्षा उठकर बैठते हुए अव्यन के कंधे पे मारती है। अव्यन के मुंह से हल्की आवाज सुनकर दक्षा हैरान होकर पूछी, सिर, मैंने इतने जोर से तो नहीं। दक्षा को अब तक नहीं पता था अव्यन को भी गोली लगी थी। दक्षा नम आंखों से बोली, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। अब सर प्रॉमिस, आप चुप मत रहो प्लीज, मुझसे बात करो, एटलीस्ट डांट दो, पर बोलो कुछ। अव्यन उठ के बैठते हुए दक्षा के चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, अगर तुमने दोबारा रोने का सोचा भी तो थप्पड़ मारूंगा मैं। दक्षा हैरानी से उसे देखती है, फिर उसके सीने से लगते हुए बोली, फिर मैं आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। अव्यन उसे अपने लैप पे खींचता है। दक्षा अपने पैरों को अव्यन के कमर में लपेट लेती है। दक्षा ने अव्यन के गले में अपना हाथ लपेट रखा था और चेहरा उसके सीने में छुपा रखा था। अव्यन दक्षा के सिर पे चीन रखते हुए बोला, अब मैं कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी डांटूंगा नहीं, पर दक्षा तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा, तुम कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगी, हर बात मुझसे शेयर करोगी। दक्षा मुस्कुरा के अव्यन के गाल पे किस करते हुए बोली, प्रॉमिस सिर,
अव्यन्न मुस्कुराया। दक्षा ब्लैश करते हुए बोली, आपकी स्माइल खूबसूरत है, आप हंसते क्यों नहीं? वैसे आप भी अच्छे हो। अव्यन्न उसके कमर को प्रेस करते हुए बोला, अब ये बुद्धा तुम्हें खूबसूरत भी लगने लगा है? दक्षा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन अनंत से कम वो थोड़ा ज्यादा हैंडसम है और अच्छा भी, क्योंकि वो गुस्सा नहीं करता कभी भी। अव्यन्न और अनंत दोनों के चेहरे मिलते थे। अनंत हैंडसम था, पर अव्यन्न से ज्यादा नहीं, क्योंकि अव्यन्न की नीली आंखें उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे। दक्षा को अव्यन्न हमेशा से कम हैंडसम लगत था, क्योंकि वो उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा था और उसका प्रोफेसर भी था। अव्यन्न हैरान होते हुए बोला, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ करोगी अब दक्षा? दक्षा सिर झुकाते हुए बोली, किसी और की नहीं, वो आपका भाई है। अव्यन्न सर्द आवाज में बोला, तुम मेरे अलावा किसी का नाम तक नहीं लोगी, समझी? मेरी इस बात को भूलना मत तुम। उस सत्यम। दक्षा झट से अव्यन्न के होठों पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे किसी के बारे बात नहीं करनी अभी आपके अलावा। अव्यन्न हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, रात काफी हसीन है और तुम उससे ज्यादा हसीन हो। दक्षा अव्यन्न को गले लगाए हुए बैठी थी। वो अपना हाथ अव्यन्न के पीठ पे चला रही थी। उसके होठों अव्यन्न के कंधों को छू रही थी। अव्यन्न धीरे से दक्षा के एक डोरी को खोलते हुए उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे कर देता है। दक्षा अपनी आंखें काशके बंद कर लेती है। अव्यन्न अपने होंठ उसके कंधे पे रखते हुए जोर से शक करता है। दक्षा जोर से मौन करती है। अव्यन्न उसके लाल हुए चेहरे को देखता है। दक्षा अव्यन्न के गले में नाखून गराए अपने पीठ को पीछे की तरफ धकेल देती है। दक्षा की क्लीवेज साफ अव्यन्न के सामने थी, उसके ब्लाउज के डिप नेक की वजह से। अव्यन्न अपना हाथ दक्षा के सीने के बीच रखते हुए उसे धीरे से किस करता है। दक्षा सिहरते हुए मौन करती है। आहा हा सिर। अव्यन्न दक्षा के जज्बत समझ सकता था, पर उसे चोट लगी हुई थी, वो इससे आगे बढ़ना सही नहीं था। दक्षा नीचे लेटते हुए अव्यन्न को कॉलर से पकड़ के अपने ऊपर खींचती है। अव्यन्न अपने ख्यालों को झटकटे हुए उसके ऊपर गिरता है। दक्षा उसके कंधे पे हाथ लपेटते हुए अपने पैर अव्यन्न के टोरसों पे फोल्ड कर लेती है। अव्यन्न उसके जज्बत को समझते हुए आगे बढ़ता है। अव्यन्न धीरे धीरे दक्षा के सीने को ब्लाउज के ऊपर से ही कीस करने लगता है। दक्षा उसके बालों को मुट्ठी में लिए हल्की हल्की आह भर रही थी। अव्यन्न धीरे से दक्षा के पेट को बाइट करता है। दक्षा मौन करती हैं। दक्षा आंखें बंद किए अपने ख्यालों में ही अव्यन्न के एहसास को महसूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ अव्यन्न कोई हलचल नहीं कर रहा था। दक्षा अपना सिर पीछे धकेलते हुए बोली, उफ, ये किस बुढ़े से मेरी शादी हो गई? भगवान, इतनी जल्दी कौन सोता है? मतलब हद हो गई यार, मेरी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है और सिर अभी से आधे रोमांस में सो गए। इस सिर की असली उम्र क्या होगी मुझे तो ये भी नहीं पता। क्या अब मुझे अच्छा रोमांस नसीब नहीं होगा भगवान जी? दक्षा करबाट बदलने की कोशिश करती हैं। उसे एहसास हुआ अव्यन्न उसके ऊपर लेता था। दक्षा रोनी शकल बनाते हुए बोली, ये सिर रोज रोज मेरे ऊपर सो जाते हैं, मैं तो कभी नहीं सोती इनके ऊपर, ये गलत बात है। मैं करबाट भी नहीं बदल सकती अब। ये सिर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आधे में रोमांस छोड़कर अब हाथ लगाने नहीं दूंगी इन्हें मैं। मेरे अरमान जगाकर खुद सो जाते हैं। दक्षा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। खुले आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। उसके मन में काफी सारे ख्याल आ रहे थे। इन्हीं सारे ख्यालों के बीच वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह दिल्ली। देव इस वक्त हॉस्पिटल वार्ड के बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। पीहू देव के पास आकर बैठती है तो देव उसे देखकर मुस्कुराता है। पीहू धीरे से बोली, अब कैसी है आंटी देव? देव धीरे से बोला, छोटा सा अटैक था, अब खतरे से बाहर है वो। पीहू सिर हिलाते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पापा से पता चला जब वो अंकल से बात कर रहे थे। देव पीहू के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मेरी सोना की जान हो ना तुम, इसीलिए तुम्हें परेशान करने का मन नहीं होता। पीहू हल्का ब्लैश करते हुए बोली, इतने दिन बाद मिल रहे हो, वो भी ऐसे हॉस्पिटल में? देव उसे देखते हुए बोला, पास में कैफे है, चलो वहां चलकर कॉफी पीते हुए बात करेंगे। पीहू वार्ड की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये सही रहेगा? देव उसे हाथ पकड़ के कैफे में लाता है। दोनों की कॉफी आती है। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगते हैं।
पीहू कॉफी पीते हुए खांसने लगती है तो देव जल्दी से उसके पीठ को सहलते हुए बोला, अरे इस वक्त कौन याद कर रहा है तुम्हें? पीहू थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, पक्का तुम्हारी सोना होगी, बेवकत सिर्फ वही याद करती है। देव हंसते हुए बोला, चलो किसी को तो याद करती है। दक्षा मुझसे तो बात ही करना बंद कर दिया है उसने। पीहू जल्दी से बोली, देव तुम तो दक्षा के पास जाने वाले थे, क्या तुम उससे मिलकर आए हो? देव थोड़ा उपसेट होते बोला, कहां, हम राजस्थान एयरपोर्ट में थे जब पापा का कल आया जल्दी घर वापस आने के लिए। पीहू हैरानी से बोली, हम? तुम्हारे साथ और कौन था? देव, ये कौन है और तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मोम के पास होना चाहिए था, सामने खड़ी मीरा ने पूछा। पीहू मीरा को हैरानी से देखने लगती है। देव जल्दी से बोला, अरे दी मोम रेस्ट कर रही थी सो मैं यहां आ गया। मीरा पीहू को अजीब नजरों से घूरते हुए देव से पूछी, और ये बच्ची कौन है, तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? मीरा की बात पे पीहू को बेहद गुस्सा आता है। वो मीरा को जानती थी इसीलिए कुछ नहीं कहती है। देव, मीरा दी पीहू दक्षा की दोस्त है, मुझे यहां दिख गई तो मैंने उसे कॉफी ऑफर कर दी। मीरा एक नजर पीहू को घूरते हुए बोली, दक्षा तो बेवकूफ थी, किसी को भी दोस्त बना लेती है। तुम्हें क्या हो गया, किसी को भी कॉफी ऑफर कर देते हो? वेल जल्दी आना, मोम पूछ रही थी तुम्हारा। मीरा को जाता हुआ देखकर पीहू गुस्से से झल्ला के बोली, मैंने बस दक्षा से सुना था तुम्हारी मीरा दी घमंडी लड़की है, पर यह कितनी बदतमीज भी है देव, ये कैसे मेरे बारे में ऐसे कह सकती है? मैं प्रयासा गांगुली हूं, मेरे पापा दिल्ली टॉप बिजनेसमैन से एक है। देव पीहू को इतने गुस्से में देखकर उसे कंधे से पकड़ के बिठाते हुए बोला, रिलैक्स, मेरी छोटी सी प्रयासा वो ऐसी ही है। पीहू देव को घूरते हुए बोली, देव तुम अपनी बहन की साइड मत लो, वो भी सौतेली, जिसका दूर दूर तक तुमसे कोई लेना देना नहीं फेक सिस्टर। देव सख्त आवाज में बोला, पीहू स्टॉप, बहन है वो मेरी, प्लीज। आई पीहू कॉफी का मग पटक कर नाराज होते हुए बोली, मैं दक्षा से आपकी शिकायत करूंगी देव। देव अपना सिर पिटते हुए पीहू को हक करते हुए बोला, अरे मेरी जान, सॉरी नहीं लेता उसकी साइड, शांत हो जाओ, मेरे साथ हो, मुझसे बातें करो, इग्नोर करो मीरा को। पीहू मुस्कुरा के देव को हग बैक करते हुए बोली, हाँ आप तो बिजी बिजनेसमैन हो, अभी महीने में एक बार मुश्किल से मिलते हो, सब शिकायतें साथ लगाऊंगी दक्षा को। देव आंखें चौड़ी करके उसे घूरते हुए बोला, मतलब मेरी शिकायत करने में मजा आता है तुम्हें? पीहू जल्दी से हां में सिर हिला देती है। देव उसे हैरानी से देखता रह जाता है। राजस्थान जैसलमेर शेखावत भवन। दक्षा अपने कमरे में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। आध्या कमरे में आते हुए उसे पढ़ता देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने हमेशा दक्षा से सुना है उसे पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद। आध्या धीरे से आगे बढ़ते हुए बोली, भाभी आप क्या पढ़ रही हैं? आध्या को देखते ही दक्षा जल्दी से किताबें अपने पीछे छुपाते हुए बोली, तुम कब आई और नॉक तो किया ही नहीं तुमने। आध्या हैरानी से बोली, भाभी अपने ही कहां था, आप अकेली हो, आगरा तो नॉक करने की जरूरत नहीं है इसीलिए। दक्षा जल्दी से बोली, अरे मैं भूल गई थी, आओ ना, तुम अंदर नॉक की क्या जरूरत है? आध्या उसके पास बैठते हुए बोली, वैसे क्या पढ़ रही थी आप? दक्षा अपने नाखून चबाते हुए बोली, कुछ भी नहीं आध्या, बस टाइम पास कर रही थी, छोड़ो ना। आध्या उसे देखकर थोड़ा हैरान थी। दक्षा उससे किताबें छुपा रही थीं, पर आध्या ने ज्यादा कुछ पूछना सही नहीं समझा। दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हें कुछ कहना था क्या मुझसे? आध्या हां में सिर हिलाती है तो आन्या नीलिमा के साथ कमरे में आते हुए बोली, अरे आध्या जी आप अकेले आ गई कमरे में, मुझे भी तो आना था तैयार होने। दक्षा हैरानी से बोली, तैयार क्यों होना है, कहां जाने की प्लानिंग है अकेले अकेले हुए? आध्या आपको भी जाना है हमारे साथ। अकेले कहां, यही बताने आई थी मैं। दक्षा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, पर कहां जाने वाले हैं हम? आन्या जल्दी से अपने कपड़े बेड पे रखते हुए बोली, हमारे पड़ोसी के यहां मेहंदी सेरेमनी है, सारी औरतें वहीं जाएंगे हम। दक्षा हैरानी से बोली, औरतें सिर्फ, मतलब सिर नहीं जाएंगे? आन्या शरारती अंदाज में बोली, ओहो भाभी साहब, भाई साहब के बिना दिल नहीं लगता अब आपका। दक्षा उसकी बात पे ब्लैश करने लगती है तो आध्या हंसते हुए बोली, अरे भाभी आप तो ब्लैश कर रही हैं, कितनी प्यारी लगती हो ब्लैश करते। नीलिमा मुस्कुरा के बोली, ये बिल्कुल मेरी मासा जैसी लगती मुस्कुराती है तो। आन्या मुंह बनाते हुए बोली, छी नीलिमा,
कहाँ तेरी वो किचकिच करने वाली मासा और कहाँ मेरी प्यारी मिट्टी भाभी सा। नीलिमा मुंह बनाते हुए बोली, छोटी बुआ सा, मैं नयन मासा की नहीं, मेरी मासा नियति की बात कर रही हूं। दक्षा शौक होते हुए बोली, ये नियति कौन है अब? क्या तुम नयन जीजी की बेटी नहीं हो? आध्या उन दोनों जाने का इशारा करती हैं तो आन्या वहीं बैठते हुए बोली, नहीं दीदी, भाभीसा हमारे परिवार का हिस्सा है, उन्हें जानने का अधिकार है। दक्षा धीरे से बोली, कोई बात नहीं आन्या, छोड़ो इस बात को। आध्या दक्षा को देखते हुए बोली, आन्या सही कह रही है भाभी। एक्चुअली नीलिमा और नील मोहित भाईसा और नियति भाभीसा के बच्चे हैं। मोहित भाईसा नियति भाभीसा से प्यार करते थे, जो बिरादरी के खिलाफ था। पूरा परिवार उनके प्यार के खिलाफ थे। ताऊसा ने मोहित भाईसा की शादी उनके मर्जी के खिलाफ नयन भाभी से तय कर दी थी, पर मोहित भाईसा और नियति भाभीसा ने भागकर शादी कर ली। काफी मुश्किलों के बाद टाइंसा और ताऊसा ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, पर उनके शादी के पहले साल ही नील और नीलिमा के बर्थ के वक्त उनकी कंडीशन सही नहीं थी और उनकी डेथ हो गई। और इन दोनों बच्चों की वजह से भाईसा ने नयन भाभी से शादी की मजबूरी में। दक्षा पूरी बात अच्छे से सुनने के बाद नीलिमा को देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम भी मेरी तरह सौतेली मम्मा के टर्चर बर्दाश्त करती हो? नीलिमा मुस्कुरा के आन्या के गले में हाथ लपेटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मेरी दोनों बुआ मुझसे बेहद प्यार करते हैं काकूसा। दक्षा अपनी बाहें फैलाते हुए बोली, और अब से मैं भी तुमसे बेहद सारा प्यार करूंगी मेरा बच्चा, हम बेस्टी की तरह रहेंगे पक्के वाले। नीलिमा उसके गले लगते हुए सिर हिला देती है। आध्या दोनों को अलग करते हुए दक्षा से बोली, भाभी प्रॉमिस कीजिए, आप किसी से ये बात नहीं कीजिएगा, नियति भाभी का नाम तक लेना मना है इस घर में। दक्षा हैरानी से बोली, पर ऐसा क्यों? जब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था तो ऐसे रूल्स क्यों? क्योंकि मेरी मासा बड़ी मासा को नहीं पसंद, उनकी वजह से बड़ी दादी ने ये रूल्स बनाए हैं। नीलिमा रूंधे गले से बोली। दक्षा इस पे कुछ नहीं कहती है। आध्या जल्दी से बोली, मैं तो भूल ही गई थी भाभीसा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है लाडो, गौरी जी कमरे में आते हुए बोली। आन्या चीखते हुए बोली, पर मासा क्यों? गौरी जी आन्या को घूर के देखते हुए बोली, क्या तुम धीमी आवाज में बात नहीं कर सकती आन्या? आन्या जल्दी से अपना सिर झुका लेती है। नीलिमा जल्दी से बोली, दादी क्यों नहीं रेडी होना है? गौरी जी धीरे से बोली, क्योंकि आज का फंक्शन कैंसिल हो गया है, हम परसों जाएंगे, आज नहीं। आध्या अपनी मासा को देखते हुए बोली, मासा फिर हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। आध्या कमरे से चली जाती है। गौरी जी दक्षा को देखकर बोली, तुम चलो मेरे साथ, रसोई में तुम्हें काम बता दूं मैं। दक्षा गौरी जी के साथ किचन में आई थी। इतना सारा काम देखकर वो पहले ही डर चुकी थी। दक्षा इधर उधर देखते हुए बोली, आंटी दामिनी भाभी नहीं दिख रही है। गौरी, दामिनी और नयन बाजार गए हैं, उनके आने तक तू राज्यों के साथ मिलकर रसोई संभाल। दक्षा हैरानी से बोली, कौन राज्यो? जे रही राज्यो रानी सा, काम में झटपट, बोलने में छटपट। मिट्टी के चूल्हे में चपाती बना रही राज्यो ने कहा। दक्षा घूर के उसे देखती है। गौरी जी दक्षा को राज्यो की मदद करने का बोल वहां से निकल जाती है। राज्यो दक्षा के पास आकर उसके गालों को टच करते हुए बोली, जे तो सेब जैसे लाल गाल है, थारा बाईसा के लगाती हो, मानने भी बताओ तनिक। दक्षा उसका हाथ झटकते हुए बोली, छुओ मत मुझे, और वैसे भी तुम्हारा कंप्लेक्शन भी तो साफ है, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? राज्यो मुस्कुरा के बोली, कॉम्प्लेक्सेशन तो साफ है, पर थारी स्किन चमक रही से बाईसा। क्या ये हुकुम के प्यार का कमाल है? दक्षा समझ गई थी वो अव्यान की बात कर रही थी। दक्षा को अव्यान की याद आई, उसने सुबह से उसे नहीं देखा था। दक्षा राज्यो से बोली, सुनो, तुम किचन का काम देख लोगी, मुझे कुछ काम है, अभी आई। दक्षा कमरे में आती है और अव्यान को फोन लगा देती है, पर अव्यान फोन नहीं उठाता है। दक्षा उसे टेक्स्ट करती है और वापस किचन में आ जाती है। शाम का वक्त। दक्षा कॉफी का मग लेकर बाहर गार्डन में अनंत के पास आती है, जो वहीं बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। दक्षा कॉफी का कप उसे देते हुए बोली, सिर कहां है अनंत? दे। अनंत कॉफी का शिप लेते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा पति कहां है? दक्षा उसे घूर के देखते हुए बोली, तुम्हारा भाई है, वो तुम्हें क्यों नहीं पता होगा? अनंत उसे देखते हुए बोला, फोन करके पूछ लो कहां है वो। दक्षा झल्ला के बोली, तुम्हें क्या लगता है
मैंने ऐसा नहीं किया होगा। वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना ही मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई दिया उन्होंने। अनंत उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है। दक्षा उसके बगल में बैठते हुए बोली, सिर सुबह मुझे बताकर भी नहीं गए थे। अनंत हल्का मुस्कुरा के बोला, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है या उसे देखने का मन हो रहा है? दक्षा झट से बोली। दोनों। अनंत हंसते हुए बोला, आ रहा है, वो रास्ते में है, उससे शिकायतें कर लेना। वैसे तुमने अपने प्लान को अंजाम दे दिया? दक्षा उसे देखते हुए बोली, बस थोड़ी सी एफर्ट की मैंने और वो खुद ही मान गए। उन्होंने प्रॉमिस किया है कभी नहीं डांटेंगे मुझे। अनंत उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम खुश हो अब? दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, खुश मतलब? मैं तो हमेशा खुश ही रहती हूं। अनंत सीरियस होकर पूछा, मेरा मतलब तुम अब तलाक नहीं मंगोगी उससे? उसे दूर नहीं जाना चाहती हो अब? दक्षा हैरान होकर अनंत को देखने लगती है, जो उसे घूर रहा था। दक्षा के पास कोई वर्ड नहीं थे, उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले, क्या जवाब। दक्षा खड़ी होते हुए बोली, मुझे नहीं पता, पर अब दूर नहीं जाना, बस सिर से। क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? अनंत के सवाल पे दक्षा के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। दक्षा जमीन को देख रही थी, उसके पास दोबारा कोई जवाब नहीं था। अरे बाई सा थम अट्ठे हो, मैं तान्ने पूरा घर में ढूंढ रही थी, राजो आते हुए बोली। दक्षा उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, क्यों ढूंढ रही थी तुम मुझे अब? राजो आगे आती हैं तो उसकी नजर अनंत पे जाती है। वो उसे आंखें फाड़े देखते हुए अपनी बट्टी सी दिखाते हुए बोला, कितना डेसिंग है जे डॉक्टर साहब। दक्षा राजो की तरफ देखती है, जो अनंत को घूर रही थी। दक्षा जल्दी से उसके सामने आकर बोली, तुम ऐसे क्या घूर रही हो अनंत को? पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा? राजो दक्षा को हटाते हुए अनंत के सामने जाते हुए बोली, बहुत छोरे देखे हैं राजो ने, लेकिन इस जैसा ना देखा। राम जी कितने फुर्सत से बनाया होगा इस लड़के को थमने। अनंत शौक होते हुए बोला, कौन हो तुम? घर पे क्या कर रही हो? दक्षा जल्दी से बोली, पता नहीं, मुझे भी आज ही दिखी, ये ऑंटी ने रखा है इसे काम पर। राजो धीरे से अनंत को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, थम कहो तो थारा नाम जोड़ लू साहब। अनंत और दक्षा हैरानी से उसे देखने लगते हैं, और वो अब भी अनंत को घूर रही थी। दक्षा गुस्से से बोली, तुम फ्लर्ट कर रही हो? अनंत के साथ शर्म नहीं आती? राजो नामे सिर हिलाते हुए बोली, कोणी आवे शर्म, अब घर भी तो बसाना है मानने। दक्षा झट से बोला, ये घर है, मैरिज ब्यूरो नहीं जहां तुम घर बसाने आई हो। अनंत दक्षा को टोकते हुए बोला, तुम इसकी बकवास बातें मत सुनो और चलो यहां से। राजो जल्दी से अनंत के आगे आकर बोली, थम कट्ठे चले, हुकुम भाभी को जाने दो। दक्षा को राजो की बातों पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अनंत का हाथ पकड़ते हुए बोली, दूर रहो समझी मेरे दोस्त से, वरना आंखें नोच लूंगी। राजो आंखें बड़ी किए बोली, थमने के हुआ बाईसा, मैं कौन सा थारे बिंद को छेड़ रही हूं जो थम मुझ पे भड़क रही हो? दक्षा झल्लाते हुए चीखी। सिर की तरफ आंखें उठा के देखने की भी कोशिश की, अगर तुमने तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अव्यन का कमरा। अव्यन बालकनी में खड़ा सिगरेट के काश ले रहा था। दक्षा उसके पास आकर खड़ी होती है और आसपास देखती है, जहां 8 में से 10 सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। दक्षा अव्यान के बाजू को पकड़ते हुए बोली, सिर आप जब से आए हो बिजी ही हो, मुझसे बात तक नहीं की अपने। अव्यान दक्षा को देखता है, उसके मुंह से निकले धुएं की वजह से दक्षा खांसने लगती है। अव्यान सिगरेट को दूर करते हुए बोला, इसी वजह से नहीं मिला तुमसे, हल्का सा धुआं तो तुमसे बर्दाश्त होता नहीं है। दक्षा अव्यान की बात पे उसे घूर के देखते हुए उसके हाथ से सिगरेट को लेते हुए काश लेती है। अव्यान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। दक्षा को खांसी आ जाती है, पर उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी सिगरेट पीने की वजह से। अव्यान उसके जबड़े को पकड़ के अपने पास लाते हुए बोला, पहली बार सिगरेट पीने से इंसान की हालत खराब हो जाती है, खांसते खांसते, और तुम्हें कुछ नहीं हुए। दक्षा अव्यान के कलाई को पकड़ के खांसने का थोड़ा नाटक करते हुए बोली, खू खुक खू। सर, और कितनी खांसी आती है, पहली बार पिया था तब भी इतना नहीं खांसी थी। दक्षा जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान जबड़े कशे उसे ही देख रहा था। दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, ही सर, ऐसे क्यों घूर रहे हो? खाने का इरादा है क्या? अव्यान उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो दक्षा अपने कदम पीछे लेते हुए दीवार से सट जाती है। दक्षा को एहसास हुआ उसने क्या पूछा था। वो जल्दी से अव्यान के सीने पे मारते हुए बोली,
परवर्ट हो आप, सिर कितनी गंदी बात कही अपने। अव्यन्न ऑलमोस्ट शॉक होते हुए बोला, क्या तुम समझ गई मेरा मतलब? दक्षा के गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। शर्म से वो हां में सिर हिला देती है। अव्यन्न उसके थौरा और करीब जाते हुए बोला, इतनी समझदार तो तुम कभी नहीं थी, मेरी डबल मीनिंग बातें समझ जाओ। दक्षा हैरानी से बोली, आप मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं, ये आपकी बेवकूफी है। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। दक्षा बताओ, पहली बार सिगरेट कब पिया था? दक्षा अपने लहंगे को मुट्ठी में कसते हुए मन में बोली, भगवान क्या खाकर पैदा हुए थे, ये सिर इतना शार्प ब्रेन है इनका। अव्यन्न धीरे से दक्षा के दुपट्टे के कॉर्नर को उसके लहंगे से निकलते हुए उसके लहंगे के स्ट्रिंग को खोलने की कोशिश करता है। दक्षा जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं सिर, शर्म नहीं आती? मैंने लहंगे के नीचे कुछ नहीं पहना है। अव्यन्न जल्दी से बोला, तुमने इनर वियर नहीं पहना है। दक्षा ने महसूस किया वो क्या बोल गई और अव्यन्न ने क्या पूछा। शर्म की वजह से उसके लाल लाल गालों से धुआं निकल रहा था। वो अपने एक गाल पे हाथ रखते हुए बोली, आप बेहद बेशर्म हो, कैसे सवाल कर रहे हैं? अव्यन्न स्मिर्क करते हुए बोला, मैंने तुम्हारा हर हिस्सा देखा हुआ है सोना, इतना क्यों शर्मा रही हो मुझसे? दक्षा आंखें भींचे खड़ी थीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो अव्यन्न को देखे, पर उसने अब तक अपने लहंगे के डोरी को पकड़ रखा था जिसे खोलने की अव्यन्न कोशिश कर रहा था। उसका लहंगा ढीला हो चुका था। अव्यन्न अपना हाथ लहंगे के अंदर ले जाते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं दोगी मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। दक्षा को समझ आ गया था अव्यन्न क्या करने की कोशिश कर रहा था। अव्यन्न दक्षा के इनरवेयर में अपना हाथ डालते हुए बोला, बताओ जल्दी, वरना पूरी रात तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। दक्षा ने अव्यन्न के हाथ को अपने दोनों टांगों के बीच महसूस किया। दक्षा के मुंह से एक तेज आह निकली। वो जल्दी से अव्यन्न के हाथ को पकड़ते हुए मौन न करने की कोशिश करने लगी, पर दक्षा कामयाब नहीं हुई। वो जोर से मौन करने लगी जैसे ही उसके दोनों पैरों के बीच अव्यन्न ने टच किया। सिर नहीं। आउच, अव्यन्न एविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा अब, है ना दक्षा? दक्षा अव्यन्न के शर्ट को मुट्ठी में पकड़ते हुए बोलने की कोशिश करती है, आप बहुत गंदे हो सिर। अव्यन्न स्मिर्क करते हुए उसके लीप के कॉर्नर में किस करते हुए बोला, तुमने अब तक देखा ही कहां मेरी गंदगी? दक्षा के बॉडी में करंट लगता है। पहले अव्यन्न की हरकत, अब उसका इतने प्यार से उसे किस करना। दक्षा को उसकी किस अच्छी लगी, उसे सुकून तो मिल रहा था, पर उसे ऐसे नहीं चाहिए था ये सब। अव्यन्न रफली दक्षा को रब करते हुए बोला, इस बार तुम पक्का दर्द से चीखोगी अगर नहीं बताया सच। अव्यन्न ने उसके ब्लाउज को कंधे से हटाते हुए बाइट किया। दक्षा जोर से चीखते हुए बोली, दोस्तों के साथ कॉलेज में पहली बार ट्राई किया था, उसके बाद कभी नहीं किया सच्ची। अव्यन्न अपने फिंगर को पुश करते हुए बोला, कौन दोस्त, नाम बताओ। दक्षा अपना सिर अव्यन्न के कंधे पे रखती है। उसने एक हाथ से अव्यन्न के हाथ को रोकने के लिए उसके कलाई को और दूसरे हाथ से उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था। दक्षा मौन किए जा रही थी जब उसे अव्यन्न का हाथ अपने ब्लाउज के डोरियों में उलझा हुआ महसूस किया। दक्षा इस बार थोड़े गुस्से में बोली, सिर आपसे कुछ होता तो है नहीं? अभी आपको नींद आ जाएगी, फिर क्यों ये सब कर रहे हो? अव्यन्न ने उसे हैरानी से देखा और एविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी सजा है ये दक्षा। दक्षा उसकी बात पे चौंक जाती है, पर उसे अव्यन्न पे अब गुस्सा आ रहा था। पिछले 3 दिनों से अव्यन्न उसके अरमान जगा के सोचता था। अव्यन्न ने दक्षा की डोरी खोल दी थी। दक्षा जल्दी से अपने एक हाथ से उसके ब्लाउज को पकड़ते हुए बोली, ये कैसी अजीब सजा है सिर, मैं मार दूंगी आपको, छोड़ो मुझे, दूर हटो, बूढ़े हो गए हो आप, आपसे कुछ नहीं होता था। अव्यन्न ने दक्षा के आधे खुले ब्लाउज के अंदर हाथ ले जाते हुए उसे सीने में अपना हाथ मरोड़ा। दक्षा दर्द और एहसास से मौन करते हुए चीखी। अव्यन्न एक हाथ से ही उसे उठा लेता है। दक्षा जल्दी से अपने पैर अव्यन्न के कमर पे लपेट लेती है। उसका एक हाथ अपने ब्लाउज को पकड़े अव्यन्न को कमरे की तरफ जाता हुए देखकर दक्षा जल्दी से बोली, मुझे यही बालकनी में सोना है आपके साथ। अव्यन्न कमरे में जाते हुए बोला, ठंड ज्यादा है तुम्हें, इस वेदर की आदत नहीं है, बीमार हो जाओगी। दक्षा मुस्कुराई। अव्यन्न ने उसे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया।
दक्षा बालकनी की तरफ देखते हुए बोली, पर मुझे वहीं सोना है, मुझे पसंद है ये वेदर। अव्यान गहरी सांस लेकर बोला, जिद मत करो सोना। दक्षा अव्यान के हाथ को अपने सीने से हटाते हुए बोली, हाँ तो आप भी छोड़ो मुझे अब। अव्यान नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, अभी तो पकड़ा है बीवी। दक्षा मन में बोली, क्या सर सिगरेट वाली बात भूल गए? अच्छा हुआ बच गई दक्षा तू। नहीं मुझे याद है और मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। अव्यान की सर्द आवाज कानों में आते ही दक्षा डर जाती है। दक्षा होठों को फुलाते हुए बोली, बता दिया अब तो सर, जाने दो प्लीज। अव्यान नहीं में सिर हिलाते हुए धीरे से उसके ब्लाउज को ऊपर उठाते हुए उसके सॉफ्ट सीने में किस करता है। दक्षा फिर एक बार जोर से मौन करने लगती है। अपने दोनों पैरों को एक साथ रब करते हुए दक्षा अव्यान के बालों को मुट्ठी में खींचती है। दक्षा के लिए अपने इस कच्चे उम्र में खुद पे काबू करना मुश्किल हो रहा था। दक्षा का लूस लहंगे अब आधे से ज्यादा नीचे था। अव्यन अब तक वैसे ही उसे परेशान कर रहा था। अव्यन उसके सीने को शक करते हुए बोला, कल तुम्हें यही प्लेजर चाहिए था ना दक्षा? दक्षा जोर से मौन करते हुए हाँ कहती है। दक्षा का मूड जिस बात के लिए पूरा दिन खराब रहा, अव्यन उसे अब सही कर रहा था, पर दक्षा के लिए यह सजा होने वाली थी। अव्यन ने जैसे ही दक्षा के सीने पे अपने दांत रखे, वो जोर से चीखी। शान उसके साथ किया था ट्राई पहली बार। दक्षा के मुंह से शान का ना सुनते ही अव्यन की सॉफ्ट बाइट हार्ड हो जाती है। दक्षा जोर से चीखती है, उसके आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगते। अव्यन अपना सिर झटक देता है। दक्षा अपने सीने को रब करते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, जाने दो, आपको जाननी थी। कितने जोर से बाइट किया, मेरी जान निकल गई। अव्यान ने अपना हाथ उसके लहंगे से निकाला और उसके सीने पे जहां बाइट किया था वहां लिक करते हुए किस किया और साइड में लेट गया। दक्षा हैरानी से आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, WTF सर, जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा हमेशा। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अव्यान लाइट ऑफ करते हुए बोला, उम्र नहीं हुई अभी तुम्हारी इन सब की, सो जाओ चुपचाप। दक्षा एक झटके से उठ के उसके ऊपर बैठ जाती है। उसका लहंगा वैसे ही खुला था, उसकी ब्लाउज बस उसके कंधे में झूल रही थी। दक्षा अव्यान के कॉलर को पकड़ते हुए उसके सीने पे होंठ चलाते हुए किस करने लगती है। अव्यान उसके इस एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अव्यान ने उसे बाजू से पकड़ के हटाने की कोशिश की, पर दक्षा इस बार जिद पे अड़ी थी। उसने अव्यान के शर्ट को पकड़ा और सारे बटन एक बार में तोड़ते हुए उसके सीने पे होंठ रख देती है। अव्यान झट से उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे रोकते हुए बोला, दक्षा क्या हो गया है तुम्हें? दक्षा सिर उठा के उसे देखती है। अव्यान का चेहरा लाल था। दक्षा अपने उंगली सेंसुअल तरीके से उसके सीने पे चलाते हुए बोली, मुझे क्या होगा सर, आपको कुछ हुआ है पक्का? अव्यान बस शॉक होकर दक्षा को देख रहा था। ये हरकतें दक्षा कभी नहीं कर सकती थी। अव्यन ने हल्की सी मौन की तो दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सिर अपने मौन किया। अव्यन अपनी नजरें फेरते हुए धीरे से बुदबुदाया, ऐसे सिड्यूस करोगी तो मौन ही करूंगा ना। दक्षा उठ के ठीक से खुद को अव्यन के कमर के ऊपर एडजस्ट करते हुए बोली, सिर मैंने कब सिड्यूस किया आपको? आप जागते हुए सपने देखते हो क्या? अव्यन आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, जिस पोजीशन में तुम अभी बैठी हो ना, इससे ज्यादा वल्जर तरीका कुछ नहीं हो सकता मुझे सेड्यूस करने का। दक्षा ने उसकी बात सुनी, फिर उसे अपने रीजन में कुछ हार्ड सा महसूस हुआ, पर वो क्या था? इस बात से अनजान दक्षा गुस्से से बोली, आउच, ये क्या है हार्ड सा आपके ऊपर? अव्यन ने उसके कमर को टाइट से पकड़ा और उसे वैसे ही बैठे रहने को कहा, पर दक्षा अपनी आदत से मजबूर थोड़ा ऊपर की तरफ आते हुए बोली, मुझे चुभ रही है कुछ सिर। अव्यन आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला, वैसे ही रहो, बेवकूफ लड़की, हिलो मत। दक्षा मुंह बनाते हुए अपना सिर उसके सीने पे रखते हुए बोली, रोज आप मेरे ऊपर सो जाते हो, आज से मैं आपके ऊपर सोऊंगी। कितने भारी हो आप, मेरे शरीर में दर्द हो जाता है, आज से आपको भी दर्द होगा। अव्यन उसके सिर पे हाथ फिरते हुए बोला, इतनी सी हो, सारी उम्र तुम्हें अपने गोद में उठाकर घूमूं मैं। दक्षा खुश होते हुए बोली, अरे फिर कल से आप मुझे उठाकर घूमना, मेरे पैरों में दर्द नहीं होगा। इतना बड़ा घर घूम घूम के दक्षा अव्यन से बातें करती हुई ही गहरी नींद में सो जाती है। अव्यन सीलिंग को देखते हुए मन में बोला,
अच्छा हुआ अनंत की बात नहीं सुनी मैंने और पट्टी खुलवा ली, वरना इस बेवकूफ लड़की को पक्का पता लग जाता। उनके कमरे के बाहर खरी राजो गेट पे कान लगाए धीरे से बोली, अरे कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? कितना धीरे बात करते हैं ये लोग। इस घर के सारे कमरे साउंड प्रूफ है, इसीलिए आवाज बाहर नहीं आती है। अनंत की आवाज पे राजो शॉक होते हुए उसे देखती है। अनंत अपने सीने में हाथ बांधे उसे घूर रहा था। राजो झट से हंसते हुए बोली, हा जे क्या हो वैसे मालिक, मानने अंग्रेजी कोणी आबे गरीब लड़की हूं। अनंत उसे हैरानी से देखते हुए बोला, वैसे मैंने भी कभी नहीं देखा इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी नौकरानी। राजो हैरानी से उसे देखती है, फिर अपने हाथों को सीने पे रखते हुए बोली, ये क्या बकवास की अपने मालिक? अनंत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्यों? शाम तक तो तुम खुद मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, अब मेरी तारीफ हजम नहीं हुई तुम्हें? राजो पीछे कदम लेते हुए दीवार से पीठ टिकाते हुए बोली, छोटे हुकुम अपने कदम वहीं रोक लीजिए, वरना मैं शोर करूंगी। अनंत अपना एक हाथ दीवार पे राजो के चेहरे के पास रखते हुए बोला, मचाओ शोर, फिर मैं भी पूछूंगा सबके सामने तुम यहां गेट से कान लगाए क्या कर रही थी? राजो उसे हैरानी से देखते हुए मन में बोली, राजो रानी कुछ सोच जल्दी से, वरना ये तेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर देगा। राजो को चुप देख अनंत उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, तो बुलाऊं मैं सबको? राजो नहीं, मैं सिर हिलाते हुए नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मालिक नहीं, मैं यहां रानी सा को बुलाने आई थी, पर हुकुम कमरे में थे, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें बुलाने की। अनंत उसके थोड़ा और करीब जाते हुए बोला, ऐसे दरवाजे पे कान लगाए? राजो जल्दी से बोली, रानीसा के अलावा मैं यहां किसी को नहीं जानती, मुझे लड़कियों वाले प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए उनके पास आई हूं। अनंत अपना हाथ पीछे लेते हुए कुछ पल उसे देखते हुए बोली, पीरियड आए हैं तुम्हें? राजो का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वो धीरे से सिर हिला देती है। अनंत इधर उधर देखते हुए बोला, मेरे साथ चलो। राजो हैरानी से उसे देखने लगती है। राजो की सांसें फूल रही थी, उसे लगा कहीं अनंत उसका फायदा तो नहीं उठाएगा। राजो गुस्से से उसे घूरने लगती है। अनंत उसके मिजाज को समझते हुए बोला, अनंत सिंह शेखावत के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो घर की मेड का फायदा उठाए। लड़कियां एक झलक को तरसती हैं मेरे। राजो एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे जाते हुए मन में बोली, पीछे से तो और भी ज्यादा सेक्सी लगता है ये, लेकिन सामने से भी कम नहीं है। पर मुझे पहले ASS से मिलना है, मुझे किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। राजो अपने सोच में उलझी अनंत के पीछे पीछे उसके कमरे के अंदर जाने लगती है, जब अनंत उसे रोकते हुए बोला, कहीं मेरा फायदा उठाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? राजो अपने होश में आते हुए बोली, व्हाट रबिश। अनंत उसे घूर के देखता है तो राजो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है नहीं मालिक, अपने तो कहां आपके पीछे आऊं। अनंत सिर हिलाते हुए अंदर जाता है और कुछ पेपर में फोल्ड किया हुआ सामान उसे देते हुए बोला, ये तुम्हारे काम आएंगे, अब आधी रात को घर में मत घूमना, वरना सब मेरे जैसे अच्छे नहीं हैं, बेसमेंट में दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जैसे बाकियों के साथ होता है वैसे। राजो उसे घूरते हुए बोली। अनंत उसकी बात समझ नहीं पाता है और उसे घूरने लगता है, तो राजो वहां से चली जाती है। अगली सुबह की पूजा हो चुकी थी। गौरी जी मंदिर में बैठी कुछ कर रही थी, बाकी औरतें अपने अपने काम में लगे थे। अव्यन सीढ़ियों से नीचे आता हुआ मोही को अपने कॉफी के लिए आवाज लगाता है। अव्यन जैसे ही मैन हॉल में आता है, राजो उसे कॉफी देते हुए बोली, मोही कुछ दिन नहीं आएगी, हुकुम उसकी जगह मैं आपको कॉफी दे दूंगी। अव्यन उसकी तरफ नजर करता है तो राजो अपनी कांजी आंखों से उसकी तरफ देखती है। राजो अव्यन को आंखें फाड़े घूरते हुए बोली, राम जी, ये ASS तो कामदेव जैसा दिखता है, इतना डैशिंग बंदा मैंने पहला देखा है, और दूसरा भी इसके ही घर में मौजूद है, कहीं इस हुस्न के आगे मैं अपना इरादे से भटक न जाऊं। अव्यन राजो को घूरता देखकर उसके हाथ से कॉफी का कप ले लेता है। राजो ने उसके हाथ को टच किया था, जिस बात को इग्नोर करते वो अपना हाथ खींच लेता है। अव्यन जैसे ही मुड़ता है, राजो उसकी बाजू पकड़ लेता है। अव्यन गुस्से से जैसे उसकी तरफ देखता है, उसे गिरता हुआ देख उसे कमर से पकड़ लेता है। आसपास सबकी नजर उन पे जाती है। राजो ने अव्यन को कॉलर से पकड़ा हुआ था और अव्यन उसके कमर पे एक हाथ दिए उसे पकड़े खरा सीढ़ियों पे खड़ी दक्षा की नजर भी उन्हें ही घूर रही थी।
लेकिन दक्षा की जलती हुई नजर अव्यन्न के हाथ को देख रही थी। दक्षा जल्दी से नीचे आती है और राज्यों को बाजू से पकड़ते हुए दूर फेंकती है। सब जल्दी से उनकी तरफ आते हैं। गौरी जी जल्दी से राज्यों को संभालते हुए बोली, ये क्या हरकत है दक्षा, उसे चोट लग सकती थी। दक्षा गुस्से से राज्यों को घूरते हुए बोली, आंटी आपको इसकी लुच्ची हरकत नहीं दिखी? राज्यों नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, रानी सा, हमने गलती से हुकुम का हाथ पकड़ा था, हमारा पैर फिसल गया था बस। मालती जी आंगन से घर में आते हुए बोली, के हो रहा है सबेरे सबेरे जे घर में? गौरी जी उन्हें एक नजर देख दक्षा से बोली, दक्षा हम सब ने देखा, राज्यों ने गिरने के डर से अव्यन्न का हाथ थामा था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे चोट आ जाती। दक्षा राज्यों को घूरते हुए बोली, इसे चोट जरूर आएगी, अगर ये सिर से चिपकने की कोशिश करेगी तो। अव्यन्न दक्षा का बाजू पकड़ते हुए बोला, दक्षा उसने गलती से मुझे पकड़ा था। दक्षा अपना हाथ अव्यन्न से झटकते हुए बोली, गलती से भी नहीं पकड़ सकती है सिर, गिर जाती, चोट आ जाती, डॉक्टर को दिखा लेती, आपको कैसे छुआ उसने? अव्यन्न शौक होकर दक्षा को देख रहा था। उसके सामने दक्षा का ये अलग ही रूप था। अव्यन्न मन में काफी खुश हुआ दक्षा को इतना पोसेसिव होता हुआ देखकर, लेकिन दक्षा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो क्या कर रही थी और क्यों। मालती जी दक्षा को शांत करते हुए बोला, बहुत हुआ छोरी, छोटी सी बात का तमाशा ना बना, जा जाकर नाश्ता लगा, सब आते होंगे। और छोरी तू जरा देखकर चलाकर ऐसे कैसे गिर गई? राज्यों सिर हिलाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। अव्यन्न भी दक्षा को मुंह फुलाते हुए किचन की तरफ जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। अव्यन्न काउच पे बैठता है। मालती जी उसके सामने बैठती हुई बोली, थारा काम कैसा चल रहा है छोरे? अव्यन्न एक पल के लिए अपनी ताई को देखते हुए बोला, बिल्कुल ठीक, ताईसा पर आपको क्या हुआ? मालती जी उसे घूरते हुए बोली, क्यों, अब क्या थारे से कुछ पूछने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? अव्यन्न मुस्कुरा के नहीं में सिर हिला देता है। मालती जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, जब से तू दिल्ली गया था थारे से बात ही नहीं पाती, आज लग रहा है महारा छोरा तू। अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, आप जब चाहे बात कर लीजिए ताईसा। मालती जी उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोली, मैं तो बस तान्ने और माहरे बाकी बच्चों को खुश देखना चाहूं। वैसे सुन, थारे ताऊ नहीं है, एक हफ्ते के लिए सारा कारोबार तान्ने ही देखना है, अपने ऑफिस से छुट्टी कर ले तू। अव्यन्न हैरान होते हुए बोला, ताऊ सा बताकर गए थे मुझे, मैं देख लूंगा सब, लेकिन अपना काम भी करूंगा साथ में, वो भी जरूरी है। मालती मुंह बनाते सामने रख देती है। हुए हां में सिर हिलाते हुए उठकर जाने लगती है। दक्षा हाथ में 2 कप लिए आते हुए उन्हें 1 कप देती है और दूसरा अव्यन्न के। अव्यन्न जल्दी से उसे कलाई से पकड़ लेता है। दक्षा मुड़ के उसे देखते हुए बोली, हाथ छोड़िए सर। अव्यन्न धीरे से बोला, नहीं छोड़ूंगा। दक्षा हॉल में मौजूद सबको देखते हुए बोली, चिल्लाऊंगी फिर। अव्यन्न स्मिर्क करते हुए बोला, चीखो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, रात की काफी दिनों से चीखी नहीं तुम। अव्यन्न की बात पे दक्षा पहले उसे हैरानी से देखती है और अगले ही पल उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। दक्षा अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर बेशर्म हो गए हो आप सब, हैं यहां छोड़ो प्लीज। अव्यन्न उसका हाथ छोड़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, कमरे में चलो दक्षा। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, सर मुझे काम है, थोड़ी देर में आती हूं। दक्षा अव्यन्न को स्माइल पास करते हुए किचन में आ जाती है। राज्यो अपना काम करते हुए उसे घूरते हुए मन में बोली, छोरी तो महसूस है यहां इन लोगों के बीच कैसे आ गई, पर जो भी हो मेरे काम के बीच ना आए बस। दूसरी तरफ दिल्ली मीरा इस वक्त अपनी मोम रीना जी के साथ हॉस्पिटल के वार्ड में बैठी थी। मीरा एप्पल खाते हुए अपने मोम को देखते हुए बोली, मोम कब तक इस हॉस्पिटल में सरने का इरादा है आपका? रीना उसे देखते हुए बोली, जब तक देव अपन इरादा ना बदल ले दक्षा से मिलने जाने का। मीरा हैरान होते हुए बोली, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है उसके दक्षा से मिलने जाने में? रीना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, दक्षा की शादी नहीं हुई है, लॉटरी लगी है, हद से ज्यादा अमीर है वो लोग, हमें बेहद बेनिफिट मिलेंगे। मीरा सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछी, तो इसमें देव उसकी बहन से क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि दक्षा को इस शादी में नहीं रहना, वो नहीं रहना चाहती हैं वहां। वो तो मेरी धमकी की वजह से तुम्हारे बाप ने देव को समझाया और उसे वहां छोड़ा।
लेकिन अगर देव उसके पास गया वो पक्का तलाक लेकर आ जाएगी हमारे सर पर बोझ बनकर। रीना दांत पिसते हुए बोली। मीरा आ गया, कुछ सोचते हो बोली। ये देव हद से ज्यादा ही बेवकूफ है मोम। कैसे आपकी झूठी बीमारी के चक्कर में राजस्थान पहुंच के भी वापस। रीना एविल स्माइल करते हुए बोली। अपनी मां की तरह बेवकूफ है दोनों भाई बहन। अब बस दक्षा की मदद से मैं हमारे डूबे हुए बिजनेस को सेटल कर लूं। मीरा कुछ सोचते हुए बोली। मोम जाने देते हैं देव को उससे मिलने। रीना हैरानी से बोली। पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है? मीरा एविल स्माइल करते हुए बोली। मोम पागल बनाना है। दक्षा बिल्कुल इतना अमीर फैमिली डिजर्व नहीं करती। आपको नहीं लगता वहां उसे नहीं मुझे होना चाहिए? रीना हैरानी से उसे देखते हुए बोली। लेकिन कैसे? राजस्थान, शेखावत भवन, मेवाड़ गांव। मेवाड़ के सबसे बड़े महल के आलीशान कमरे में बैठा शान गुस्से से अपनी फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। वो अपने फोन को पटकते हुए बोला। मैं तुम्हें हर हाल में यहां से लेकर जाऊंगा दक्षा। तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उस पागल अव्यन्न के पास? शान का भाई धीरज कमरे में आते हुए बोला। ईशान, ये आवाज कैसी तुमने अब क्या तोड़ दिया? ईशान अपने भाई को देखते हुए बोला। जो भी तोड़ा हो, आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? धीरज की बीवी धानी कमरे में आते हुए बोली। तुम्हारा भाई है, वो उसे तकलीफ नहीं होगी क्या तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? ईशान मुस्कुरा के बोला। कोई जरूरत नहीं है भाभी मां, किसी को भी मेरी फिक्र करने की। धानी उसके पास जाकर उसके सामने बैठते हुए बोली। ईशान, आपको क्या हो गया है? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप? आपको कितनी चोट लगी है? अभी तो रिकवर हो रहे हैं आप। ऐसे गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? ईशान अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला। भाभी मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्यों परेशान होते हैं आप दोनों? धीरज धीमी आवाज में बोला। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो कल से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो। ईशान सर हिलाते हुए बोला। ठीक है भाई साहब। धानी मुस्कुरा के बोली। चलिए फिर हम साथ में नाश्ता करते हैं। ईशान हां में सर हिलाते हुए उनके साथ चलने लगता है। धानी धीरे से बोली। आपके पैर की चोट पता है कब ठीक होगी? ईशान अपने भाई के मदद से चलते हुए बोला। अब ठीक है भाभी, आप इतनी फिक्र न किया करो मेरी। शाम का वक्त शेखावत भवन दक्षा, आन्या और नीलिमा के साथ गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। राजो ऊपर से तीनों को देखते हुए कुछ सोचते हुए उनके पास आती है। राजो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर दक्षा गुस्से से बोली। तुम यहां क्या कर रही हो? आन्या हैरानी से दक्षा को एक नजर देखते हुए बोली। मैंने ही कहा था हमारे लिए जूस लाए। दक्षा कोई जवाब नहीं देती है तो राजो उनके सामने जूस का ग्लास रखते हुए दक्षा के सामने बैठते हुए बोली। रानी सा, सुबह जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मेरा पैर गलती से फिसला था, प्लीज माफ कर दीजिए। दक्षा उसी तरह गुस्से से बोली। अपना काम करो जाकर, तुम मुझे नहीं सुननी तुम्हारी एक्सक्यूजेस। राजो दक्षा का हाथ पकड़ते हुए बोली। अरे जीजा, अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करोगी? अब कब तक मुंह फुलाए घूमोगी? आन्या जल्दी से बोली। शर्म करो राजो, भाभी सा तुमसे छोटी है। राजो उसे घूरते हुए दक्षा से बोली। अच्छा, इज्जत के खातिर जीजा बोल लेने दो। वैसे भी ये इतनी प्यारी से माहरे को बिल्कुल अच्छा ना लग रहा से जे ऐसे मुझसे नाराज है। आन्या दक्षा को देखते हुए बोली। भाभी सा इतने प्यार से बोल रही है, मान जाओ ना। दक्षा उन्हें देखते हुए बोली। ठीक है, पर अगली बार सर से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजो खुश होते हुए दक्षा को गले से लगा लेती है। अनंत उन्हें ऐसे देखते हुए बोला। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? दक्षा अनंत की तरफ देखता है। राजो की नजर अनंत पे जाते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दक्षा मुस्कुरा के बोली। यहां खरे खरे तो तुम सपना देखने से रहे। अनंत उसके पास बैठते हुए बोला। हां, पर सुबह जो हुआ उसके बाद भी तुम इसके गले लग रही हो। वाह। राजो खरी होते हुए बोली। छोटे हुकुम, वो गलती से हुआ था। रानीसा ने मुझे माफ कर दिया है। आप आग में घी डालने का काम मत करो, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूं। उसके वहां से जाते ही दक्षा हैरान होते हुए बोली। ये इतनी लाल क्यों हो गई अचानक से? नीलिमा, लगता है हमारे हैंडसम काकू को देखकर शर्मा गई होगी। मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन काकू आ गया लाडो? अव्यन्न हाथ में कोट को लिए पॉकेट में हाथ डाले उनकी तरफ आता हुआ बोला। अव्यन्न को देखकर दक्षा मुंह बनाते हुए बोली। तुम्हारे काकू को इलाज की जरूरत है, नीलिमा कह दो उनसे। आन्या हैरानी से बोली।
लेकिन वो क्यों? दक्षा गुस्से से बोली। ये खुद की तारीफ जो कर रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, कुछ वक्त में कमर के दर्द से चल नहीं पाएंगे, खुद को हैंडसम बता रहे हैं। आन्या नीलिमा दोनों हंसने लगते हैं, साथ ही अनंत भी अव्यान्न के रिएक्शन को देखने लगता है। अव्यान्न दक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें बुद्धा ही लगता हूं तो सुबह उस मेड से लड़ क्यों रही थी? आन्या जल्दी से बोली। कौन से मेड से भाई साहब? अव्यान्न दक्षा की तरफ इशारा करते हुए बोला। पूछो इस बेवकूफ से। दक्षा जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए बोली। वो तो मुझे आप पे गुस्सा था, आपने उसे क्यों पकड़ा था? अव्यान्न शरारती अंदाज में बोला। अब तुम्हें तो बुद्धा लगता हूं मैं, जिसे यंग लगता हूं उसे ही पकड़ने दो। दक्षा हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए झल्ला के बोली। सर आपका क्या मतलब है? आप अब मुझे छोड़कर दूसरी औरतों को पकड़ोगे? अव्यान्न, हां में सिर हिलता है तो आन्या जल्दी से कहते हैं, लेकिन भाई साहब आप तो लड़कियों से दूर रहते थे ना, अब आप दूसरी लड़कियों को पकड़ोगे सच्ची में? आन्या की बात सुनकर अव्यान्न उसे घूरने लगता है तो दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता आन्या, लड़के ऐसे ही होते हैं धोखेबाज, दूसरे औरत के लिए पहली वाली को छोड़ देते हैं। मेरा बाप भी ऐसा ही था, उन्होंने मेरी मोम को धोखा दिया, रीना के लिए उन्हें छोड़ दिया, फिर मेरी मम्मी ने हम सबको छोड़ दिया। वो चारों हैरानी से देख रहे थे। अव्यान्न को दक्षा पे तरस आया, लेकिन उसे ये सिचुएशन ऐसे हैंडल नहीं करनी थी। अव्यान्न थोड़ा सर्द आवाज में बोला, वैसे तुम तीनों साथ कैसे? अनंत हॉस्पिटल के अलावा घर पर ही मरीज देखने लगा तू। अनंत उसे घूरने लगता है तो नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, फिलहाल तो काकू को राज्यो देख रही है। वो सब मुड़ के देखते हैं, राज्यो कॉफी लिए खड़ी थी पर उसका चेहरा नीलिमा की बात पे लाल हो गया था। अनंत को कॉफी देते हुए राज्यो दूसरा कॉफी दक्षा को देते हुए बोली, थारे बिंद को थम खुद दे दो कॉफी। दक्षा कॉफी का कप नीचे रखते हुए बोली, मेरे बिंद के पास आंखें और हाथ दोनों हैं, वो खुद ले लेंगे, है ना सिर? अव्यान्न जबड़े कसते हुए बोला, ले सकता हूं पर तुम्हारा फर्ज है मुझे इस तरह ऑफिस से आने के बाद कॉफी देना, पानी पूछना, राज्यों से तुम। दक्षा पैर पटकते हुए बोली, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ सीखने की, समझे आप? सीखो कुछ। दक्षा को इतने गुस्से से जाता देख राज्यो बोली, बेचारी को फिर से नाराज कर दिया, अपने अब जाइए और मना के वापस लाइए। अव्यान्न हैरानी से उसे देखने लगता है तो राज्यो जल्दी से अनंत को देखकर बोली, हुकुम अट्ठे ही खड़े रहोगे क्या? चलो रात का खाना भी खाना है। राज्यो नीलिमा और आन्या के साथ जाने लगती है। अव्यान्न उसे देखते हुए बोला, ये कौन है? अनंत सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता, मासा ने रखा है काम पर। अव्यान्न कुछ सोचते हुए बोला, कुछ अजीब नहीं है। अनंत सिर हिलाते हुए राज्यो को ही देखते हुए बोला, हाँ मेड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। अव्यान्न शौक होकर उसे देखते हुए बोला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, अब लगता है घर के मेड्स को तुझसे बचा के रखना पड़ेगा। अनंत अव्यान्न के गले पे बाजू लपेटते हुए बोला, खुद बच्ची के साथ रोमांस करता है, मुझे ज्ञान दे रहा है कमीने। अव्यान्न उसके हाथ को मोड़ते हुए बोला, वो बच्ची अडल्ट है और मेरी बीवी है ब्रदर। अनंत चिल्लाते हुए बोला, आओ छोर, मुझे मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? कितनी मजबूत पकड़ है। अनंत की चीख सुनकर गौरी जी उनकी पास आते हुए बोली, क्या हुआ अनंत, चीख क्यों रहा है छोरे? अव्यान्न जल्दी से अनंत का हाथ छोड़ देता है। गौरी जी हैरानी से बोली, अव्य तू कब से ये बच्चों जैसी हरकतें करने लगा? अनंत उसे छेड़ते हुए बोला, जब से बच्ची से शादी हुई है। अव्यान्न घूर के अनंत को देखता है तो गौरी जी मुस्कुराते हुए बोली, जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। अनंत अव्यान्न के गले पे हाथ लपेटे उसके साथ अंदर जाते हुए बोला, अब कैसे मनाएगा तेरी भाभी को? अव्यान्न उसके हाथ को झटकते हुए बोला, उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही गले में झूल जाएगा। अनंत उसकी बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। दूर खड़ी राज्यो एक टक अनंत को देखने लगती है, उसकी नजर उससे हट नहीं रही थी। नयन रसोई की तरफ जाते हुए उसे अनंत और अव्यान्न की तरफ देखता हुआ देख जल्दी से बोली, अरे छोरी किसे घूर रही है तू, आंखें फाड़े। राज्यो उसे देखते हुए बोली, नॉन ऑफ योर बिजनेस भाभी जी। नयन आंखें फाड़े उसे जाता हुआ देखकर दामिनी के पास जाते हुए बोली, हाय जीजा, अब क्या इस घर के नौकरे मुझसे ऐसे बात करेंगे? दामिनी उसकी बात इग्नोर करते हुए बोली, अपनी हरकतें नहीं बदलोगी तो ऐसा ही होगा।
इधर राजो घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो पूरा स्टोर रूम छान चुकी थी, पर उसे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। राजो रूम को लॉक लगाते हुए बाहर आती है और अनंत से टकरा जाती है। अनंत का फोन जमीन पे गिरता है, साथ ही राजो भी उसके ऊपर गिरती है। राजो ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और अनंत ने उसे कमर से पकड़ रखा था। अनंत एक टक अपने ऊपर लेटी राजो को देख रहा था। अनंत का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनंत की धड़कनें महसूस होते ही राजो फाटक से आंखें खोलकर देखती है। अनंत दोनों की नजरें मिलती हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। राजो सांस लेना भूल गई थी अनंत के इतने करीब आकर। राजो की कांजी आंखों में अनंत खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। राजो उसके मजबूत पकड़ से छुटने की कोशिश करते हुए बोली, मालिक क्या कर रहे हो छोरो? मुझे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अनंत अपने होश में आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पे गिरी और मुझे ही ब्लेम कर रही हो? राजो उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली, हां तो गलती से गिरी थी, पर तुम क्यों जानबूझकर पकड़े लेते हो? अनंत आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मैंने कोई जानबूझकर नहीं पकड़ा है तुम्हें। तुम इतनी रात को कहां टहल रही हो? राजो कुछ सोचने लगती है, तभी अनंत उसे फ्लिप करते हुए अपने नीचे कर लेता है। राजो शॉक होकर उसे देखते हुए अपने हाथों को उसके सीने पे रखते हुए दूरी बनाते हुए बोली, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने का सोचना भी मत। छोटे हुकुम राजो को जानते नहीं अभी आप। अनंत एविल स्माइल करते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के थोड़े करीब करते हुए बोला, तो जान लेने दो अभी, रात के इस पहर सुनसान घर में। राजो दांत पिसते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ रहे हो या मैं अपने तरीके से समझाऊं? अनंत को आज काफी ज्यादा शरारत सूझी थी। वो नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, छुरा के दिखाओ। राजो ने एविल स्माइल पास की और अपना पैर उठा के अनंत के दोनों टांगों के बीच मारा। अनंत शॉक होते हुए उसे देखने लगता है। राजो जल्दी से उसे धक्का देकर उठकर खड़ी होती है। अनंत अपने रीजन पे हाथ रखे खड़े होकर अजीब मुंह बनाते हुए बोला, मेरे होने वाले बच्चों का ख्याल भी नहीं आया तुम्हें, बेशर्म औरत। किसके होने वाले बच्चे और किसका ख्याल? अनंत, दक्षा और दामिनी खरी उन्हें देखते हुए पूछे। राजो जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, क्या पता इन्हें क्या हो गया है? जीजा अजीब बातें कर रहे थे, देखो ना। दक्षा ऊपर से नीचे तक अनंत को देखते हुए बोली, तुम ऐसे आरे टेढ़े क्यों खड़े हो अनंत? दक्षा की बात पे राजो छुपाए हंसने लगती है। अनंत दर्द से वैसा खड़ा था। राजो उसे घूरते हुए बोली, लगता है अपने किसी पाप का कर्म छुपा रहा है। दामिनी हैरानी से बोली, पाप कैसा राजो? राजो मुस्कुराते हुए बोली, इन्हीं से पूछ लीजिए। अब मैं चली सोने, सुबह उठकर सारे काम देखने हैं। अनंत भी बहाना बनाते हुए कमरे की तरफ भागता है। दक्षा अपने कमरे में आती है। अव्यन को कमरे से निकलता देख वो हैरानी से बोली, आप कहां चले इतनी रात को सर? अव्यन उसे घूरते हुए बोला, टिपिकल पत्नी जैसे सवाल मत करो, आ रहा हूं थोड़ी देर में। हे रीडर्स, मुझे कुछ अच्छे गर्ल नाम सजेस्ट करो नए कैरेक्टर के लिए, प्लीज प्लीज। दक्षा मुंह बनाए उसे जाता हुआ देखते हुए स्टडी की तरफ चली जाती है। दक्षा मुंह बनाए उसे जाता हुआ देखते हुए स्टडी की तरफ चली जाती है। इधर नील के कमरे में नील पेट पकड़े हंस रहा था और अव्यन बेड के साइड पे खड़ा हैरानी से दर्द से करहा रहा अनंत को देख रहा था। अनंत गुस्से से बोला, दोनों तमसा देखने आए हो? जल्दी कुछ करो, मुझे बचाओ, कहीं लेट ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। नील अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ काकू जल्दी कीजिए कुछ, वरना आप चाचू नहीं बन पाएंगे कभी। नील की बात पे अव्यन भी हंसने लगता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी रात को तू ऐसा क्या कहा था घर की मेड के साथ जो उसने मजबूरी में तुम्हें ऐसी जगह लात मारी? अनंत झल्लाते हुए बोली, वो मेड नहीं, खुफिया जासूस है कमीनो, फिलहाल उसकी नहीं मेरी फिक्र करो। अव्यन काउच पे बैठते हुए बोला, मुंह बंद रख, डॉक्टर सिंह आ रहा होगा। आ गया सिंह आधी रात को छुपते छुपाते तुम दोनों के काले कारनामे छुपाने। डॉक्टर सिंह दरवाजे पे खड़ा बोला। अव्यन उसे घूर के देखता है तो वो अंदर आते हुए बोला, मुझे डॉक्टर नहीं शायर बनाना चाहिए था, है ना दोस्तों? बताओ किसकी पट्टी करनी है, किसी मलहम लगाना है? वेदांत अनंत की तरफ इशारा करते हुए बोला, जल्दी से चेक करके बताओ सिंह, हमारे काकू पिता बन पाएंगे या नहीं? सिंह हैरानी से बोला, अनंत तो खुद डॉक्टर है, फिर मुझे क्यों बुलाया?
अव्यन्न सर्द आवाज में बोला, तुझसे चुपचाप अपना काम नहीं होता है ना? जल्दी चेक कर इसे और दफा हो जा, इससे पहले कोई तुझे देखे। अगली सुबह अव्यन्न की आंख खुलती है। वो मौन करते हुए घड़ी की तरफ देखता है। तभी वो सिर घुमा के देखता है। दक्षा उसके कंधे पे सिर रखे फोन देख रही थी। अव्यन्न हैरानी से बोला, तुम जाग रही हो? दक्षा उसकी आवाज पे सिर उठा के उसे देखते हुए उसके गाल पे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग हनी। अव्यन्न ऑलमोस्ट शॉक होकर दक्षा को देखने लगता है। उसने अभी उसे क्या कहा था उसे समझ नहीं आया। हनी? हाँ, दक्षा ने उसे सर नहीं हनी कहा। अव्यन्न हेडरेस्ट से पीठ टिकाते हुए बोला, तुमने मुझे सर ही कहा ना? दक्षा भी एडजस्ट होकर बैठती है और अपना सिर अव्यन्न के कंधे पे दोबारा रखते हुए बोली, नहीं, मैंने हनी ही कहा, पर लगता है सच में आपके कान उम्र के साथ खराब हो रहे हैं। अव्यन्न का अच्छा खासा मूड अपनी एज के बारे में सुनकर खराब हो चुका था। ऊपर से उसके मुंह से हनी सुनकर अव्यन्न और ज्यादा हैरान था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था उस पे। वो गुर्रा के बोला, मेरी उम्र को लेकर ताना देने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई टॉपिक नहीं होता है दक्षा? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, सर आप बेहद अनरोमांटिक हो। प्यार से पति पत्नी एक दूसरे को ऐसे नाम देते हैं, आपको नहीं पता? अव्यन्न के जहान में कुछ और यादें आने लगती हैं। उसे चुप देखकर दक्षा उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, क्या सोचने लग गए सर? बोलिए ना, कुछ प्यार से मुझे। अव्यन्न सिर झुका के उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ये सब बकवास बातें कैसे पता? किसने बताया तुम्हें ये सब? दक्षा अव्यन्न की आंखों में देखती है और चुप हो जाती है। वो ये सब कहां से सीख रही थी? वो अव्यन्न को नहीं बता सकती थी, वरना अव्यन्न फिर उस पे गुस्सा करता। दक्षा उठकर बैठते हुए बोली, आप ये छोड़िए, पहले बोलिए, कुछ मुझे सुनना है। अव्यन्न को समझ नहीं आ रहा था दक्षा का रवैया। वो नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, दक्षा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, और तुम जब उठी गई हो तो जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी लाओ। हो? दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, सर आप जैसे बुढ़े से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जवान जहान बीवी है आपकी, और आप कितने बोरिंग। दक्षा की हर वर्ड अव्यन्न को पुरानी बातें याद दिला रही थीं। उसके पुराने घाव उभरने लगे थे। दक्षा की बातें अव्यन्न को वो सब कुछ दोबारा होते हुए महसूस करवा रहा था। पास्ट अव्यन्न अपने अपार्टमेंट में सुबह के 6 बजे आराम से लेटा हुआ था। मीरा की गुर्राने की आवाज से अव्यन्न अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। मीरा कमरे की तरफ देखते हुए बोली, एवी वक्त देखो, तुम अभी तक लेटे हुए हो। तुम मुझे जिम में भी ज्वाइन नहीं करते हो। अव्यन्न उठकर बैठते हुए बोला, बेबी काम डाउन। सुबह सुबह क्यों नाराज हो रही हो? लेट नाइट तक पढ़ाई करनी पड़ती है, आंख नहीं खुली सुबह। मीरा उसके पास बैठते हुए बोली, एवी खुद को देखो, दिन दिन मोटे होते जा रहे हो तुम बिल्कुल अपने हेल्थ बॉडी की केयर नहीं करते हो। पता नहीं कहां से उठकर आए हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आता। फैशन के दुनिया का जाना माना नाम बनना चाहती हूं मैं, और तुम खुद को देखो, किसी गवार जैसे लगते हो। अव्यन्न मीरा की बातों पे हैरान होकर उसे देखते हुए बोला, मीरा तुम हमेशा मेरी फैमिली, मेरे गांव को लेकर मुझे क्यों ताना देती हो? तुम्हें सब कुछ पता था जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी। अव्यन्न को गुस्सा होता देख मीरा एक गहरी सांस लेकर उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, हनी ओके सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे ताना नहीं देना चाहिए था, पर तुम्हें भी तो मेरे साथ जिम आना चाहिए बाकी कपल्स की तरह। मीरा, मित्तल हूं मैं, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है। अव्यन्न उसे कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, ऐसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेबी, कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। मीरा खुद को उससे दूर करते हुए बोली, पहले फ्रेश हो जाओ एवी, तुम कितने केयरलेस हो छे। बेबी तुम मुझे नाम से नहीं प्यार से बुलाया करो, अच्छा लगता है, सारे कपल्स ऐसे ही बुलाते हैं, अव्यन्न ने कहा। मीरा उसे घूरते हुए मन में बोली, प्यार इज माय फुट, गवार कही का अपने साथ मुझे भी फंसा दिया। पहले पता होता तो कभी ना प्रपोज करती, पछता रही हूं अपने फैसले पे। इस खूबसूरत शक्ल पे मर मिटी थी तू मीरा गदी अब भुगत। प्रेजेंट अव्यन्न वॉशरूम में ही आईने के सामने खड़ा, खुद में खोया अव्यन्न दक्षा की चीख से अपने होश में आते हुए जल्दी से बाहर भागता है। अव्यन्न की नजर सीढ़ियों पे खड़ी दक्षा पे जाती है, जो डरी हुई आंखों से नीचे देख रही थी। अव्यन्न द्वार के उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? दक्षा चीखी, क्यों तुम? दक्षा अव्यन्न की आवाज सुनते ही
जल्दी से उसे हग करते हुए नीचे इशारा करती है। अव्यान की नजर सीढ़ी के नीचे अपने पैर को पकड़ी बैठी करहा रही राज्यों पे जाती है। घर के बाकी लोग भी जल्दी से बाहर आते हैं। अनंत की नजर जैसे राज्यों पे जाती है, वो उसके पास आते हुए बोला, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? अव्यन नीचे जाने को हुआ तो दक्षा उसे रोकते हुए बोली, सर संभल कर, सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ है। अव्यन और अनंत दोनों ने देखा सीढ़ियों के बीच तेल गिरा हुआ था। कॉफी और कप दोनों नीचे गिरी हुई थी। अव्यन दक्षा के कमर पे अपनी बाजू सख्त किए नीचे आता है। गौरी जी राज्यों को देखकर हैरानी से पूछी, तुझे क्या हुआ? चोट कैसे लगी? इतनी गिर गई? दक्षा जल्दी से बोली, मैं कॉफी लेकर ऊपर जा रही थी और मेरा पैर फिसल गया, पर राज्यों ने मुझे बचा लिया। लेकिन वो खुद अव्यन दक्षा के चेहरे को हाथ में लिए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना सोना? बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगी है कहीं? सब हैरानी से अव्यन को देख रहे थे। साथ ही दक्षा भी अव्यन का इतना प्यारा रूप देखकर हैरान थी। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूं, सर पर राज्यों को काफी चोट आई है। अव्यन एक नजर राज्यों के पैर को देखकर गुस्से से चिल्लाया, इतनी बड़ी लापरवाही किसने की? सीढ़ियों पे तेल कैसे गिरा? कहां मर गए सारे नौकर? दामिनी जल्दी से बोली, देवर्षा हो गई होगी, किसी से गलती। शांत हो जाइए आप। अनंत उसके पास बैठते हुए राज्यों के पैर के टखने को देखते हुए बोला, लगता है मोच आ गई है तुम्हें। राज्यों को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो करहा रही थी। आन्या जल्दी से राज्यों को मदद करती है, पर उससे खरा भी हुआ नहीं जा रहा था। आध्या, इससे खरा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसे उठा के ले जाना पड़ेगा। गौरी जी अनंत से बोली, उठा, उसे देख क्या रहा है? राज्यों जल्दी से बोली, नहीं काकीसा, मैं चल लूंगी। अनंत आगे आकर उसे उठाते हुए बोला, खरा नहीं हुआ जा रहा है, चलने की बातें कर रही है। राज्यों उसे घूर के देखते हुए बोली, इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है मुझे उठाने की। अनंत राज्यों को अपनी गोद में लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो दक्षा हैरानी से बोली, अरे तुम्हारे कमरे में क्यों लेकर जा रहे हो इसे? अनंत मुड़ के उसे देखते हुए बोला, अब डॉक्टर मैं हूं तो ड्रेसिंग का सामान भी मेरे ही कमरे में होगा ना बेवकूफ। वो सब भी उनके पीछे अनंत के कमरे में जाते हैं। अनंत जल्दी से राज्यों के सिर पे लगे चोट पे बैंडेड लगा देता है, फिर उसके पैर को देखने लगता है। दक्षा आंखें चौड़ी करके उसे देखते हुए बोली, लगता है ज्यादा चोट नहीं आई है, उसे देखो, चिल्लाई नहीं वो। राज्यों और अनंत दोनों हैरानी से दक्षा को देखते हैं। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, अब सबका दिमाग तुम्हारी तरह थोड़े ही होता है, सुई भी चुभ जाए तो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को सिर पे उठा ले। दक्षा गुस्से से अव्यन को देखते हुए बोली, हाँ मैं आपके जैसी स्ट्रांग नहीं हूं जो चाकू गोली खाकर भी उफ तक नहीं करता है। अव्यन धीरे से उसके कान में बोला, मैं बना दूंगा तुम्हें स्ट्रांग। दक्षा उसे घूर के देखती है और ब्लैश करने लगती है। तभी राज्यों की करहाने की आवाज उन्हें आती है। राज्यों अनंत के हाथ को पकड़ते हुए बोली, काफी दर्द हो रहा है, पर चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होता। दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है और दर्द देने वाले को दर्द का एहसास कराया जाता है। अव्यन ने अपनी सर्द नजरों से राज्यों को देखा और दक्षा को भी अपने साथ कमरे से बाहर खींचते हुए बोला, राज्यों को हल्दी वाला दूध लाकर दो, दर्द कम होगी उसकी। उनके बाहर जाते ही राज्यों अकेले में थोड़ा डरने लगती है। अनंत उसके पैर को टच करते हुए बोला, कल मुझे चोट दिया था तुमने, और देखो आज तुम्हारी चोट मैं खुद ठीक कर रहा हूं। राज्यों अपने पैर पीछे खींचते हुए बोली, नहीं चाहिए आपकी मदद, मैं किसी और डॉक्टर से दिखा लूंगी खुद को। अनंत उसके पैर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मेरे होता हुए कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा, अपना लहंगा उठाओ। राज्यों हैरानी और डर से अनंत को देखने लगती है। अनंत मन ही मन खुद को गली देते हुए बोला, मेरा मतलब मुझे चेक करना है, अपने लहंगे को थोड़ा साइड करो। राज्यों अपने लहंगे को उठाते हुए बोली, शक्ल तो अच्छी खासी है, हुक्म पर हरकतों और बातों से कोई गुंडे लगते हो, डॉक्टर नहीं। अनंत मुंह बनाते हुए बोला, मुझे बस अपने बच्चों का पिता बनना है। राज्यों नहीं में सिर हिलाते हुए मन में बोली, राज्यों ये पक्का कोई ठरकी होगा, हुक्म तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। तू जल्द से जल्द अपना काम कर और निकल यहां से। दूसरी तरफ अव्यन अपने कमरे में रेडी हो रहा था। दक्षा उसे घूर रही थी। अव्यन परफ्यूम लगाते हुए बोला,
घूरना बंद करो और बोलो जो कहना है। दक्षा जल्दी से बोली, मुझे राणा भाईसा से मिलना है। जब से उन्हें गोली लगी है मिली ही नहीं मैं। अव्यन्न उसे एक नजर देखते हुए बोला, मिला तो मैं भी नहीं उससे, शाम को चलेंगे। दक्षा नहीं मैं, सिर हिलाते हुए बोली, मुझे अभी जाना है। अव्यन्न क्लाजेट से बाहर आता है। दक्षा उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, आप कहां जाने के लिए तैयार हो रहे हो? इतना तैयार होकर वो ही। अव्यन्न गाड़ी की चाबी लेते हुए उसे घूर के देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें टिपिकल पति की तरह हर बात बताने नहीं वाला, इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी थी। अपनी मर्जी का मालिक है अव्यन्न। दक्षा उसके सामने खरी नम आंखों से उसे देखने लगती है तो अव्यन्न परेशान होते हुए बेड पे बैठते हुए बोला, हद है दक्षा, अब तुम बात बात पे रोना बंद करो, बड़ी होगी हो तुम। दक्षा कुछ नहीं कहती है। अव्यन्न उसे कमर से पकड़ते हुए अपने लैप पे बिठाते हुए उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, सोना रोना बंद करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम नहीं रोओगी। दक्षा अपना चेहरा अव्यन्न के सीने में किसी छोटी बच्ची की तरह रब करते हुए बोली, आप हमेशा गुस्से से बात करते हैं सर, कभी प्यार नहीं करते, चाहे गलती करूं या फिर नहीं। अव्यन्न उसे अपनी बाहों में जोर से पकड़ते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, नहीं करूंगा गुस्सा मैं अपनी सोना पे, तुम रोना बंद करो। दक्षा सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, और हमेशा यही कहते हैं जब भी रोती हूं। अव्यन्न उसकी बात पे मुस्कुराता है तो दक्षा उसके सीने पे मारते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप। अव्यन्न अपने हाथ से दक्षा के चेहरे को पकड़ के ऊपर करते हुए उसके होठों के करीब जाते हुए बोला, रात को मैं तुमसे बेहद सारा प्यार करूंगा, पूरी रात करूंगा, तुम कहोगी तो। अव्यन्न की बात पे दक्षा ब्लैश करते हुए अपने चेहरे को और ज्यादा उसके सीने पे पुश करती है। अव्यन्न उसके चेहरे को हाथों में पकड़े उसके होठों से मिलाते हुए उसे सक करता है। दक्षा धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अव्यन्न के कलर को मुट्ठी में पकड़ लेती है। अव्यन्न अपने जुबान को दक्षा के मुंह में एंटर करते हुए उसके जुबान को सक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से चूम रहे थे। दक्षा सिर्फ अव्यन्न को फील कर रही थी। अव्यन्न का हाथ उसके कमर पे मजबूत हो रहा था। अव्यन्न अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। वो दक्षा को सांस लेने देने का मौका दिए बिना किस कर रहा था और दक्षा उसे अपने और करीब करना चाहती थी। दोनों ही किस में इतना खोए थे, कब कमरे में दामिनी और आध्या आती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों को ऐसे किस करता देखकर दामिनी और आध्या दोनों पीछे मुड़ते हुए बोली, हमने कुछ नहीं देखा थी। दोनों की आवाज सुनते ही दक्षा चौंकते हुए अव्यन्न के लैप से उठती है और अव्यन्न भी शॉक होकर दोनों को देखते हैं जिनकी पीठ उन्हें दिख रही। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।